नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 7 चरणों में ये चुनाव होने और 2 चरणों के चुनाव निपट चुके हैं। तीसरे चरण का आगाज 20 फरवरी को राज्य के 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होगा। इसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। आपको बता दें कि इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में मतदान होना सुनिश्चित है। तो वहीं चरण में कई जिले ऐसे हैं जिन्हें कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में बीजेपी ने यहां ऐसी सेंध मारी कि 59 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल कर ली। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी फिर से अपने हारे हुए गढ़ में जीत दर्ज करना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो इन जिलों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें ही महज मिल सकी थी, लेकिन इस बार समीकरण अलग है, गठबंधन अलग है और इस बार की बात भी अलग है, क्योंकि मैनपुरी की करहल सीट हॉट सीट में से एक, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने सोचा है कि संसदीय के रास्ते नहीं बल्कि विधायकी के रास्ते विधानसभा पहुंचेंगे। तो बेहद खास ये समय, क्योंकि समीकरणों में तब्दीली है। और आपको बता दें कि शाम को 6 बजे के करीब चुनाव प्रचार का जितना भी शोर है तीसरे चरण के लिए वो थम चुका है और तीसरे चरण के जो प्रचार रहे उसमें हिंदू मुसलमान आपको सुनाई दिया होगा, आतंक सुनाई दिया होगा, राम मंदिर सुनाई दिया होगा। और यकीन मानिए, जनता टीवी आपसे ये कह रहा है कि ये जो आगाज दूसरे चरण में, माफ कीजिएगा, तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में हुआ है, ये आगाज, ये आवाज 7वें चरण तक यथावत सुनाई देने वाली है। क्योंकि चलिए, एटा से हमारे साथ में योगेश यादव जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से। तासीर आपको बताएंगे कि चुनाव प्रचार के बाद क्या कुछ देखने को मिल रहा है। योगेश, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? ग्राउंड जीरो में मैं आपको बता दूं पूजा जी, ग्राउंड जीरो पे जब से चुनाव बंद हुआ है उसके बाद भी थोड़ा सा रहा था, उसमें अधिकारियों ने कुछ गाड़ियों सीज की है और तीनों प्रत्याशियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और जीरो ग्राउंड देखने की बात है, और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है एटा मैनपुरी। अब देखने की बात यह है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने 17 में फहराया था। अब देखने की बात ये आएगी कि अब 2022 में देखते हैं किसका ये बनता है। मैं तो जाना जाए, यहाँ तक देखा जाए, वहाँ पे ये देखने की बात है कि समाजवादी पार्टी का हमेशा गढ़ रहा है और इस बार भी समाजवादी पार्टी का जाद माना जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो योगेश जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से एटा में कुछ प्रत्याशी जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया उनके ऊपर केसेस भी हुए हैं, उनको जेल में भी डाला गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह भी है कि समीकरण काफी ज्यादा इस बार बदले हुए हैं। फर्रुखाबाद का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद से अमोद तिवारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमोद, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि चुनावी प्रचार का जो शोर है वो अब 6 बजे के बाद से थमा हुआ है। इस शोर में क्या गहमा गहमी है, क्या तासीर समझ में आ रही है वोटर्स की? अमोद जी, पूजा जी बताना चाहेंगे? है वो गहमा गहमी भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी में भी एक सीट पर बगावत हुई है और भाजपा में भी हुई है। तो चुनाव प्रचार का जो शोर है वो देर शाम थम चुका है, लेकिन प्रत्याशी अभी भी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं वो अंदर खाने उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। अगर बात करें पार्टियों की, तो फर्रुखाबाद में 2017 के चुनाव में 4 विधानसभा सीटें और चारों पर भाजपा का परचम लहराया था। तो इससे पूर्व की 2012 में समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें थी। तो सपा का गढ़ कहे जाने वाली जो फर्रुखाबाद क्षेत्र है, यहाँ पर भाजपा ने 2017 में क्लीन स्वीप किया था और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया था। लेकिन इस बार भी स्थिति थोड़ी गहमा गहमी भरी हुई है, क्योंकि अमृतपुर विधानसभा के सपा के जो पूर्व मंत्री है नरेंद्र सिंह यादव निर्विवाद ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं पर भाजपा के सुरेश राजपूत हैं, वो भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। तो स्थिति ये है कि जो समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण हुआ है उससे थोड़ी स्थिति गड़बड़ाई है, लेकिन
भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है और लगातार उसका कैंपेन चल रहा है। जो बात करें अगर राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं की तो अखिलेश यादव भी यहाँ जनसभा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 जनसभाएं कर चुके हैं और 2 दिन बिल्कुल के ठीक बात है अमोद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो या फिर अन्य दल, तमाम लोगों ने अपनी ताकत झोंकने का काम फर्रुखाबाद क्षेत्र में किया है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, सपा का गढ़ हमेशा से रहा। ललितपुर से विजय भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विजय जैन। विजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है, अब इसके बाद से प्रचार नहीं होगा, दिग्गज नजर नहीं आएंगे ग्राउंड जीरो पर, लेकिन जनता के मन में क्या प्रभाव छोड़ा है इन दिग्गजों ने? और लगभग 20 दिन सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक आए और अपने प्रत्याशी पक्ष में वोट मांगे। पता चले कि भाजपा से सदर सीट रामरतन कुशवाहा मैदान में जो सिटिंग विधायक भी है और मेहरौनी से मनोहर लाल पंत जो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं और उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। पता चले कि बहुजन समाज पार्टी से ललितपुर से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा को टिकट मिली है। जो सीधी साइड है देखने को मिल रही है कि ललितपुर सदर विधानसभा में बसपा और भाजपा की सीधी टक्कर होगी। वहीं मेहरौनी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी का त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना दिखाई जा रही है। 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आसानी से चुनाव निकाल लिया था, वह राय इस बार आसान नहीं होगी। वो राह आसान नहीं होने वाली। ये किस बिना पर कह सकते हैं आप विजय? आप मेरे ख्याल में तमाम दर्शक समझना चाहेंगे, क्या इस बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत ठीक हुआ है या फिर उन्होंने कैंडिडेट्स ठीक उतारे हैं या वहां पर क्लैशेस देखने को नहीं मिल रहे? क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आई कि वहां पर 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया और वो कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कौन है। यहाँ गठबंधन की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी से सदर सीट से रमेश कुशवाहा को टिकट दी गई है, तो वहीं मेहरौनी से रामविलास रजक को टिकट दी गई है। बताते चले कि जो रमेश कुशवाहा है, जो पूर्व में बीएसपी से विधायक रहे हैं, वो बसपा छोड़ के बाद समाजवादी पार्टी में आ गए थे। क्योंकि यहाँ जो जाति समीकरण है देखने को मिल रहा है, तो ललितपुर में 65,000 कुशवाहा और मेहरौनी में 50,000 कुशवाहा है। इस तरह अधिकतर पार्टी है चाहे कुशवाहा जाति कैंडिडेट को उतारा जाए, तो वहाँ ललितपुर में भाजपा और बसपा से दरअसल दोनों से कुशवाहा प्रत्याशी यहाँ मैदान में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। योगेश जुड़े हमारे साथ में, बहुत शुक्रिया। फर्रुखाबाद से अमोद भी बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। चलिए बात करहल की कर लेते हैं। करहल इस समय कुरुक्षेत्र बना हुआ है, सियासत का कुरुक्षेत्र, इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी ने करहल में सभा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला है। सीएम ने करहल में बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के लोग बौखला गए हैं, वो आपा खो चुके हैं। एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला सपा की कायराना हरकत है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही कहा कि बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेज दिया है। जिन लोगों की ज्यादा गर्मी निकल रही है वो 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, कहा था ना। आज भाइयों बहनों, उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बची है, तो फिर वोट भी इसी भाजपा को देना है और मोदी जी के आह्वान पर ही देना है। आप तय कर चुके हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में आपको फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मिलता था क्या? वहां पे तो उनके गुर्गों के लिए पूरा नहीं होता था। पूरे प्रदेश में ऐसे झपटते थे वे जैसे भूखे नंगे हो। पूरे प्रदेश को नोच खाना चाहते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है तो 2 बार राशन भी दे रहे हैं। तो वहीं यूपी के तीसरे चरण के मतदान के लिए अब चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन आज सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपना पूरा दमखम दिखाया। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी के मऊरानीपुर नवीन मेला ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपनी करहल विधानसभा सीट से हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर हमला कराया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है और उसके अंदर से डर मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं की सरकार नहीं चाहिए। 10 मार्च के बाद ये सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, इसे दूरबीन लगा के खोजना पड़ेगा। मुझे पूरी जो सूचना पूरे यूपी की है, मैं एक नारा लगाया करता हूं, 100 में 60 हमारा है। मैं क्या नारा लगाता हूं? 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। जिनको समझना है वो समझ गए कि उनके पिताजी भी, उनके चाचा भी, कोई नहीं चाहते कि सिर्फ अखिलेश यादव चुनाव जीते, लेकिन उनके कारण से नहीं, हम वहां की जनता की ताकत के बल पर, भाजपा के संगठन के बल पर, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो किया काम है, उस काम के बल पर श्री अखिलेश यादव जी की साइकिल करहल में भी पंचर करके उसको बंगाल की खाड़ी में भेजने का काम करने जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के जो पालतू गुंडे हैं, मैं इस सभा से भी कह करके जा रहा हूं, ऐसे गुंडे अगर यहां पर भी गुंडई करें तो अभी हमें लड़ाई नहीं करना है, अभी उनकी सूची बना करके रख लें, सूची बना करके रख लें। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम 300 से ज्यादा सीटें अपने गठबंधन साथियों के साथ जीतने जा रहे हैं, और जो इस प्रकार की गुंडागर्दी करने वाले हैं उनको जो कानूनी कार्रवाई हो रही हो तो होगी ही, लेकिन आप जरा सूची बना करके रखना, उनकी भी खबर लेना जरूरी है। डोईवाला के 2 मामलों को लेकर यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने डीएम देहरादून से नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब करने को कहा है। आपको बता दें कि डोईवाला नगर पालिका के राजीव नगर मानस विहार में बने कूड़ा निस्तारण केंद्र और सुषमा नदी की गंदगी को लेकर यूकेडी काफी समय से मुखर रही है, जिसको लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया, लेकिन शासन प्रशासन ने कई समस्याओं पर जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने इसकी शिकायत उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में की है, जिसके बाद अब आयोग ने देहरादून के डीएम को नोटिस जारी करते हुए अब तक की गई कार्रवाई की जानकारियां हासिल करने को कहा है। ट्रंचिंग ग्राउंड की वैधानिकता को लेकर और उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर के हमने मानवाधिकार आयोग में अपील जाहिर की थी, और साथ ही जो सुषमा नदी है उसमें जो प्रदूषण और जो मेडिकल वेस्ट और सीवर गिराए जाने को लेकर के है उसको लेकर के भी मानवाधिकार आयोग में अपील दायर की थी। ये दोनों एक तो सुषमा नदी है और दूसरा ट्रंचिंग ग्राउंड के जो बगल से नदी बहती है सौंग नदी, ये दोनों नमामि गंगे की जो है सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। और हमारा ये कहना था कि भाई एक तो पर्यावरण की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक है, दूसरा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर से भी कम की हवाई डिस्टेंस होने के चलते। उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों को 10 मार्च का इंतजार है। 10 मार्च को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जाहिर हो जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा के श्रीनगर विधानसभा से प्रत्याशी धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कमल खिलेगा, सरकार बनेगी। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में राज्य और केंद्र सरकार ने हर गांव, हर शहर, हर घर के लिए काम किया है। इसी काम के बूते पर उत्तराखंड में दोबारा कमल खिलेगा। मैं भी लगभग 282 गांव में गया हूं, तो हर गांव में सैकड़ों महिलाएं जो है हमारे कार्यक्रम में आते थे और खुल के कहती थी कि भाई मोदी जी ने हमको राशन दिया है, मोदी जी ने दवाइयाँ दी हैं, मोदी जी ने वैक्सीन लगाए हैं, मोदी जी ने लोगों की जान बचाई है। तो ये पहला चुनाव मैंने ऐसा देखा जो कि मतदाता खुल के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, बीजेपी के साथ। बदलते मौसम की वजह से इन दिनों अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
तो वहीं इस संबंध में इन दिनों सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, फंगल इन्फेक्शन, इन तमाम तरह के मरीज ज्यादा आते हैं। ऐसे में मौसम में बच्चों और बड़ों दोनों को ही एहतियातन गर्म कपड़े पहनने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि इन दिनों गर्म और सुबह शाम को ठंड रहती है, जिससे लोग लापरवाही करते हैं और बीमार पड़ते हैं। वहीं बच्चों में उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम ज्यादातर होता है। इसके बचाव के लिए पानी उबालकर पिएं, खाना ताजा खाएं और कपड़े पूरे पहनें। पानी उबाल के पिएं या पानी का संक्रमण की स्थिति से बचा जाए। दूसरा, मौसम में जैसे कि अभी कम कपड़े ना पहना जाए, गर्म कपड़ा पहना जाए, खाना ताजा खाया जाए, क्योंकि ऐसे में पेट की प्रॉब्लम या फिर खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होती है मौसम चेंज होने पे। तो बच्चों में यूजुअली उल्टी और ये तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम होती है या पेट का इन्फेक्शन, तो बच्चों को निश्चित रूप से फास्ट फूड या ऐसे चीज़ों से बचना है। रुड़की के पिरान कलियर में बीती रात एक बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के इस हमले में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद घटना पर जानकारी मिलने पर पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तो वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। शव के गले पर दांतों के निशान को देखकर गुलदार के हमले की आशंका जताई जा रही है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े में लिप्त मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत और मल्लिका पंत की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की। न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की एकल पीठ ने किन्हीं कारणों के चलते मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे सुनवाई के लिए दूसरी कोर्ट रेफर कर दिया है। दूसरी कोर्ट तय होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी। आरोप यह है कि कुंभ मेले के दौरान अधिकारियों ने खुद को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से टेस्टिंग कराई, जिसके बारे में 2021 को एक व्यक्ति ने सीएमओ हरिद्वार को एक पत्र भेजकर शिकायत की थी और कहा कि कुंभ मेले में टेस्ट करने वाली लैब ने उनकी आईडी और फोन नंबर का उपयोग किया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव ब्रजमोहन सिंह रावत ने 27 फरवरी को होने वाली राजीव गांधी परीक्षा को लेकर सभी नोडल अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में अपर सचिव ने बताया कि 27 फरवरी को सभी कुमाऊं मंडल के विकास खंडों में ये परीक्षाएं सुनिश्चित हैं। उन्होंने कहा कि 105 प्रत्येक विकास खंड में न्यूनतम एक परीक्षा केंद्र है जिसमें ये परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा का समय 11 से 1 बजे तक रहेगा। साथ ही अपर सचिव ने जानकारी दी कि इस परीक्षा में कुल 13,943 बच्चे परीक्षा देंगे। ये 27 फरवरी को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी है। तो इस संदर्भ में आज कुमाऊं मंडल के समस्त विकास खंडों से उप शिक्षा अधिकारी गण यहाँ पर बुलाए गए, तो इसके लिए नोडल अधिकारी भी हैं। और 27 फरवरी को जो ये परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में 105 केंद्र हमारे हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। हमीरपुर में 19 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर में योगी की जनसभा में पहुंचे रॉकी मित्तल। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। रॉकी मित्तल के गानों पर झूम कर नाचे समर्थक। हरदोई में एसपी ऑफिस गेट पर जहर पीकर महिला ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश। मौके पहुंची पुलिस थाना प्रभारी ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रामनगर में वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट विनोद कुमार सिंगल निरीक्षण के लिए रामनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वन विभाग, वन निगम और कॉर्पोरेट वन अधिकारियों के साथ बैठक करी। गाजियाबाद में 90 लाख की साइबर फ्रॉड करने वाले नाइजीरियन सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से 32 एटीएम, 5 मोबाइल, 4 रेंट एग्रीमेंट और 1 पासपोर्ट, 1 आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। प्रतापगढ़ में बेरोजगार युवाओं का महासम्मेलन होगा। बेरोजगार युवाओं की समस्या और उनके क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए सम्मेलन लगाया जाएगा। आगरा में दरोगा की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीच मार्केट में दबंग दरोगा ने मजदूरों को जमकर पीटा। मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पुलिस चौकी के सामने बालू से भरा ट्रक कार पर पलट गया। हादसे में पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मेरठ में होटल लिब्रा में मिला संदिग्ध हालत में अधेड़ का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहजहांपुर में 21 किलो 800 ग्राम चरस के साथ नेपाली महिला सहित 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पकड़ी गई चरस की कीमत करीबन 43 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। बिजनौर में सड़क किनारे पड़ा मिला महिला का शव। महिला की गला घोंटकर हत्या करने की आशंका। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। रुड़की में बाइक सवार युवक पर गुलदार ने किया हमला। गुलदार के हमले में बाइक सवार युवक की हुई मौत। फतेहपुर में सड़क किनारे युवती का सिर कुचला हुआ मिला शव। मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने में जुटी। बिजनौर में पोल्ट्री फार्म में भयंकर आग लगने से 2000 मुर्गे जलकर हुए खाक। फार्म मालिक को लाखों रुपए का नुकसान। भगवा और हिजाब को शिक्षा का जवाब। आगरा के मदरसे में हिंदू मुस्लिम बच्चे एक साथ पढ़ते हैं गीता और कुरान। कानपुर में सड़क किनारे युवक का मिला शव। शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। शामली में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में कार चालक और ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत। एटा में पति ने पत्नी की बेरहमी से ईंट से कुचल कर करी दर्दनाक हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे कुचलकर 11 साल के छात्र की मौत। मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। आगरा में 26 दिन बाद अपहरणित हुए मासूम की जमीन से खोदकर निकाला गया शव। पुरानी रंजिश को लेकर 3 आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम। अलीगढ़ में नवविवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर करी आत्महत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। बांदा में मामूली विवाद में एक युवक ने घर जा रहे दूसरे युवक के गले में ब्लेड मारकर किया घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हरदोई में बीच सड़क पर भिड़े 2 शराबी। दोनों शराबियों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।